सो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत क्लास 11th की इस नई सीरीज में। दोस्तों 2023 और 24 के हिसाब से चैप्टर का नाम चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। वैसे चैप्टर 7 था, दिस ईयर ये चैप्टर 5 है। आप देखते हैं नेक्स्ट ईयर ये क्या होगा। दोस्तों आप सभी के लिए प्लेलिस्ट के अंदर हमने पूरी की पूरी लिस्ट डाली हुई है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको मिल जाएगा पूरी तरीके से। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब आप फाइनली हमारे गूगल प्ले स्टोर ऐप पे जाइए और आपको सारा का सारा मटेरियल, जो भी अनसीन क्वेश्चन पेपर है, उसके बाद पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, सैम्पल पेपर है, सारी की सारी चीज़ें आपको हमारे क्या कहते हैं अकाउंट पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप इसे स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। जल्द से जल्द डाउनलोड करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अब दोस्तों ये पाठशाला के अंदर हमारा टेलीग्राम अकाउंट के साथ साथ हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, फॉलो कर सकते हैं आप लोग। ये पूरी की पूरी स्टोरी है क्या, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। सबसे पहले इटली का मैप मैंने दिखाने की कोशिश क्यों करी है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारा पूरा सेंट्रलाइज्ड फोकस ना इटली के ऊपर है। इटली की कैपिटल के बारे में आपको रोम अच्छी तरीके से पता होगा। रोम के बाद वेनिस, बोलोंगना करके जगह है, फ्लोरेंस करके जगह है, उसके बाद एसीस करके जगह है। रोम तो कैपिटल ही है और पोम्पाई ऑप्शनल है एक शहर यहाँ पर, इसके बारे में आपने पहले ही पढ़ा हुआ है। आप लोगों को पता होगा, हमने एक चैप्टर पढ़ा था, एन एम्पायर इनटू द 3 कॉन्टिनेंट, 3 साम्राज्य में, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, वो पूरी तरीके से रोमन एम्पायर था। रोमन एम्पायर की हिस्ट्री में आपने काफ़ी हद तक समझ ली थी। और आपने लास्ट, अगर आपको ध्यान होगा तो आपने पढ़ा था कि रोमन एम्पायर के अंदर कॉन्स्टेंटाइन और डायक्लेशियन लास्ट बंदे थे जिन्होंने रोमन साम्राज्य की हिस्ट्री को पूरी तरीके से बदल के रख दिया था। एंड नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रोमन हिस्ट्री अगेन। और हम इस बार इस बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, चेंजिंग कल्चर ट्रेडिशन को अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक आपने इतिहास कैसे पढ़ा? आपने इतिहास अभी तक पढ़ा होगा डॉक्यूमेंट के थ्रू, स्कल्पचर्स के थ्रू, पेंटिंग बुक के थ्रू, बिल्डिंग मटेरियल के थ्रू, टेक्सटाइल के थ्रू और पेंटिंग के थ्रू। मतलब पुराने ज़माने में इतिहास को पढ़ने के 2 ही तरीके होते थे। पुराने ज़माने में क्या, प्रेजेंट टाइम में भी यही तरीका होता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें इतिहास पढ़ने के लिए सबसे पहले तो पूरी तरीके से टेक्सचुअल चीज़ों को देखना पड़ता है और उसके साथ साथ हमें मटेरियल रिमेन्स को देखना पड़ता है। एक होती है पाठ्य सामग्री और एक होती है पुरातत्व चीज़ें। जैसे पुरातत्व चीज़ों में बिल्डिंग हो गया, कॉइन्स हो गया, और उसके बाद मटेरियल रिमेन्स में कब्रें हो गई, आभूषण हो गया, मूर्ति हो गई, ये सब। और लिटरेचर में पार्ट में हो गया आपका मैन्यूस्क्रिप्ट हो गया, इंस्क्रिप्शन हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, उसके बाद प्रिंटिंग बुक हो गया, पेंटिंग हो गया, है ना। ये सारी मटेरियल्स लिटरेचर पार्ट में आती है। जब इन दोनों को आप मिला देते हैं, इन दोनों को जब आप मिला देते हैं तो मिलाने के बाद ये पूरी तरीके से कंप्लीट इतिहास बनता है। तो अब जब ये कंप्लीट इतिहास बनता है, देन फाइनली हमें समझ में आता है कि यहाँ पर इतिहास किस तरीके से यूज़ करा जाता है। ये बंदा था, इस बंदे का नाम जर्मन हिस्टोरियंस, बंदा तो नहीं बोलूँगा मैं, इनका लिपोल्ड वॉन व्रैंके नाम था। और ऑफ कोर्स द प्राइमरी कंसर्न ऑफ द हिस्ट्री वाज टू राइट अबाउट द स्टेट एंड पॉलिटिक्स यूजिंग द पेपर एंड फाइल ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इनका मानना ये था कि किस तरीके से अगर हमें किसी भी जगह का इतिहास पढ़ना है तो इतिहास पढ़ने के लिए हमारी सबसे पहली चिंता ये होनी चाहिए कि वहाँ के सरकारी विभागों के अंदर जो कागजात का इस्तेमाल करा गया है वो कौन से हैं, फाइलों के जो कागज़ इस्तेमाल करे गए हैं वो कौन से हैं, राजनीति के बारे में जो लिखा गया है वो कौन से हैं, बुक्स कौन सी पब्लिश करी गई है वो कौन से हैं। एक्स्ट्रा 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 करते करते बहुत सारी चीज़ें। कहने का मतलब रैंके जी फोकस ये करते हैं कि अगर हमें इतिहास को पढ़ना चाहिए तो हमें डॉक्यूमेंट सबूत का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम इतिहास को कवर कर पाते हैं। और मेरा भी शुरुआती समय से यही मानना था। 10th क्लास में आपने पढ़ा, आपने यही समझा कि फ्रांस की क्रांति कैसे हुई, रशिया की क्रांति कैसे हुई। उसके बाद आपने 10th में पढ़ा कि देश में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कैसे आया, आपने ये पढ़ा। लेकिन आप ये नोटिस करोगे कि ये सारी बातें जो आपका ट्यूशन टीचर और आपका टीचर पढ़ाता होगा, तो आप जहाँ से पढ़ते होंगे, क्या वो टीचर वहाँ पे था? नहीं, उसके पास रिकॉर्ड्स आए, उन रिकॉर्ड्स को पब्लिश करा गया, उन रिकॉर्ड्स के हिसाब से हिस्ट्री को क्रिएट करा गया, समझ रहे हो। लेकिन एक व्यक्ति है जिन्होंने इस चीज़ को फील करा, उनका नाम था जैकब बर्कहार्ड करके नाम है। ये इतिहास की संस्कृति में उतना ही संबंध है जितना राजनीति से। इस बंदे ने क्या कहा, हिस्ट्री उतनी ही ज़्यादा कंसर्न्ड है जितनी पॉलिटिक्स है, कल्चर। कैसे? एग्जाम्पल के लिए अकबर के टाइम पीरियड पे हमने जिन्न लाही बोला। अकबर के टाइम पीरियड पे अकबर ने हिंदू से शादी करी। अकबर के टाइम पीरियड पे बहुत सारे पॉलिटिकल अलायंस अच्छे बने इंडिया के अंदर। कारण क्या था?
कारण ये था कि वहाँ पे कल्चर अगर इस तरीके से डेवलप हो रहा है तो वहाँ की राजनीति उस तरीके से होगी, इस तरीके से कल्चर वहाँ पे डेवलप हुआ। कहने का मतलब रैंकी जी ये बताते हैं अपनी बुक के अंदर द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसां इन द इटली, इन्होंने बताया कि अगर पूरे के पूरे इतिहास के अंदर साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला अगर किसी भी कंट्री के अंदर समय के साथ साथ पैरेलली ये अच्छी है तो इसका मतलब ये है कि उस समय की राजनीति भी अच्छी होगी और उस समय के बड़े बड़े आर्टिशंस भी अच्छे होंगे। इन्होंने अपनी बुक द रेनेसां इन द इटली के अंदर ही बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से 15 सेंचुरी 5th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में जो भी रोम का इतिहास आया उसके अंदर बड़े बड़े इतिहासकर्ता हमें देखने को मिले और उसी टाइम पीरियड पे पॉलिटिकल सिचुएशन इन्होंने स्टडी नहीं करी। इन्होंने कहा कि अगर किसी भी देश के अंदर अगर कल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि वहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट अच्छा होगा, इसीलिए कल्चर का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता होगा। ये बहुत अच्छी बात बोली इस बंदे ने। तो इन्होंने पूरी तरीके से किस पे फोकस करा, रेनेसां के ऊपर फोकस करा। रेनेसां का मतलब होता है पुनर्जागरण काल। इसको अगर हमें शॉर्ट में पढ़ना है तो हम पढ़ सकते हैं रीबर्थ। ओके, अब रीबर्थ किसी भी चीज़ का हो सकता है। अब रीबर्थ ड्राइंग का भी हो सकता है कि उस समय रीबर्थ हुआ होगा, रीबर्थ पेंटिंग का भी हो सकता है ना, रीबर्थ किसी भी ईटीसी किसी भी चीज़ का, मूर्ति कला में, चित्रकला में, साहित्य कला के अंदर और उसके बाद घर के बनाने में ऐसे ऐसे रीबर्थ हुए जो इतिहास में कभी नहीं हो पाए और उन्होंने इसी के ऊपर फोकस करने की कोशिश करी। इन्होंने बताया कि रोम का इतिहास ऐसा इतिहास था कि ऐसे बड़े बड़े हमें रेनेसांसिस्ट पीपल मिले जो इतिहास में पूरी दुनिया के अंदर ऐसे बन नहीं पाए। तो दोस्तों आइए पढ़ने की कोशिश करते हैं कि वेयर डिड द रेनेसां स्टार्ट। रेनेसां मतलब पुनर्जागरण काल शुरू कहाँ हुआ। क्या भारत में पुनर्जागरण काल शुरू हुआ होगा? अगर शुरू हुआ होगा तो इंडियन इतिहास हम पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। 14th सेंचुरी 17th सेंचुरी के बीच में ऐसा कहा जाता है कि अर्बन कल्चर यानी कि शहरी संस्कृति जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रही थी। लोग टाउन्स की जगह मतलब विलेज से टाउन की तरफ आने चालू हो गए थे। कस्बों के लोग ये सोचने लगे कि गांव के लोगों की तुलना में अधिक सभ्य हैं। ऑफ कोर्स जो लोग क्या कहते हैं टाउन्स में रहते हैं वो अपने आप को सोचते हैं कि गांव के लोग तो बेवकूफ़ हैं ही, वो मैं भी सोचता हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स जो थे ड्यूरिंग रेनेसां टाइम पीरियड में 14 से 17 सेंचुरी के अंदर बहुत सारे नए नए कस्बे डेवलप होने लगे। जैसे इटली के अंदर फ्लोरेंस था, वेनिस था और रोम तो था ही था और इटली तो था ही था। ये बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगे, पूरे के पूरे इलाके यहाँ पे डेवलप होने लगे और ये डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उस समय पे रिच और एरिस्टोक्रेसी क्लास जो था उस समय पे जो लेखक हैं बड़े बड़े उनका प्रोटेक्शन किया करते थे। जैसे कि हमने लियोनार्डो दा विंची के बारे में बुक में पढ़ना है और माइकल एंजेलो के बारे में भी बुक में हमें पढ़ना है। अब ऐसा ये कहा जाता है कि प्रिंटिंग प्रेस जैसी चीज़ें, मुद्रण संस्कृति जैसी चीज़ें, बड़ी बड़ी मूर्तियाँ, बड़े बड़े पेंटिंग, बड़े बड़े डोम्स का बनना, ये सारी चीज़ें उस समय में पॉलिटिकल पे ही डिपेंड हो रही थी और इसी वजह से ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट हुई होगी। तो यूरोप A new sense of history developed in Europe and people divided history as medieval and the modern। इतिहासकर्ता बताते हैं कि किस तरीके से रेनेसां काल पूरे इतिहास में रोम के अंदर शुरू हुआ था और ऐसा माना जाता है कि इतिहासकर्ता बताते हैं कि शायद से ये न्यू सेंस ऑफ कल्चर मॉडर्न में हुआ होगा या उस समय हुआ होगा या उस समय हुआ होगा। इसलिए अलग अलग हिस्टोरियंस के अलग अलग यहाँ पे क्या है, मतभेद है। यहाँ पर 15th सेंचुरी को मॉडर्न एज कहा गया और 4 to 14 सेंचुरी को मिडल एज कहा गया। इतिहासकर्ता मानते हैं कि या तो यहाँ डेवलपमेंट हुआ होगा और या तो यहाँ डेवलपमेंट हुआ होगा। डार्क एज 5 to 9 वाला टाइम पीरियड बोला जाता है। ये वही टाइम पीरियड है जब आपको पता होगा 3rd सेंचुरी क्राइसिस के बाद पूरा का पूरा रोमन इतिहास धीरे धीरे खत्म होना चालू हो गया था और 5 to 9 सेंचुरी का मतलब ये है कि रोमन उस समय अपने ख़त्म होने की कगार पे था। और रोमन के अंदर अगर आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रोमन के अंदर क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल हो गई थी, अगर क्रिश्चियनिटी ऑफिशियल नहीं होती तो यहाँ पर भी इस्लाम धर्म आ जाता। इसीलिए डार्क एज बोला जाता है कि डार्क एज का मतलब होता है अंधकार युग, ऐसा युग जिस समय रोम के अंदर किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा। लेकिन अर्ली मिडल एज और लेट मिडल एज यानी कि 9 से 11वीं सेंचुरी और 11 से 14 सेंचुरी, ये वो टाइम पीरियड था जिसमें रोमन साम्राज्य के अंदर डेवलपमेंट हुआ होगा। अब जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे ना, हम ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट हर जगह पे हर सिचुएशन पे थोड़ा बहुत हुआ होगा और डेवलपमेंट किसी व्यक्ति ने करा होगा
और ये व्यक्ति होगा जो रेनेनेंस कहते हैं, इसे रेनेनेंस बोलते हैं, कहीं रेनेंसा बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि ऐसे पुनर्जन्म कह रहा हूँ, पुनर्जागृत व्यक्ति हैं जो धरती पे आए रोम के अंदर, और उन्होंने वो करके दिखाया पहला इंडिया मतलब पूरे यूरोप के अंदर या पूरे रोम के अंदर जो कभी किसी ने किया ही नहीं, समझ रहे, कभी किसी ने नहीं करा और वो इन्होंने करके दिखाया। तो इसीलिए आपको टाइमलाइन समझने की ज़रूरत है। आप इसमें फोकस ही नहीं मत करना कि पहले वो डेवलपमेंट हुआ फिर वो डेवलपमेंट हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। देखते हैं क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और क्या क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ। ओके, तो यहाँ से द डेवलपमेंट इन साइंस एंड ज्योग्राफी broke old tradition notion of church like earth was the central of solar system and Mediterranean Sea was the central of the world। मतलब ये वही दौर था जिस समय पूरे रोमन साम्राज्य के अंदर 5th सेंचुरी से पहले बोला जाता था कि धरती का केंद्र पूरी तरीके से क्या है, धरती का केंद्र पूरी तरीके से क्या कहते हैं विज्ञान और भूगोल बहुत आगे बढ़ गया था। पृथ्वी के बारे में लोगों की सोच अलग हो गई थी। जैसे लोग कहते थे कि पृथ्वी सेंटर है और सूरज इसके सारे चक्कर लगाता है ना, ये गलत था। और उनका रोटेशन पॉइंट के बारे में भी हमारी मिथ गलत थी। और जैसे जैसे डेवलपमेंट रोम साम्राज्य के अंदर होता चला गया, लोगों को बाद में समझ में आया कि ऑफकोर्स अर्थ जो है वो बीच में नहीं है, सन यहाँ नहीं है, सन के साथ चारों चक्कर सब कुछ सारे के सारे ग्रह लगा रहे हैं। दूसरा मेडिटेरियन सी जो है, ये मेडिटेरियन सी है पूरी तरीके से, ये दुनिया का केंद्र पॉइंट नहीं है। लोगों को बाद में पता चला जब ऐसे ऐसे डेवलपमेंट रोम के अंदर होने चालू हो गए थे, लोगों को बाद में पता चला कि सन जो है, सूरज जो है वो मेन एक ग्रह है जिसके चारों तरफ हमारे सारे के सारे ग्रह घूम रहे हैं। उसके बाद लोगों को बाद में पता चला कि मेडिटेरियन सी दुनिया का मेन सेंटर नहीं है, टर्की के आसपास का सेंटर पूरी दुनिया का मेन सेंटर माना जाता है। तो इस तरीके से ये सारे मिथ जो हैं धीरे धीरे लोगों के मन में ख़त्म होने चालू हुए। अब ऐसा कहा जाता है कि अब बताइए कि फैक्टर दैट लीड टू द रिवाइव ऑफ द इटालियन सिटीज़, और किस तरीके से क्या कारण बना होगा कि ये सारी की सारी चीज़ें रोम के अंदर ही क्यों शुरू हुई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू। ओके, सो यही चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जल्दी। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।